नमस्कार दोस्तों, आज है 24 मार्च। आज के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं जसवंत वर्मा को लेकर। तो काफ़ी दिन से न्यूज़ में चल रहे हैं जसवंत वर्मा। तो यशवंत वर्मा का क्या हुआ था कि एक केस आया था कि इनके घर पे क्या मिला था, जो रुपए थे उनके काफ़ी एक रूम में रुपए मिले थे जिसमें आग लग गई थी। तो अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बैठा दी है 3 मेंबर की इनके ऊपर, और इन्हें अभी जो इनके कार्यकारी काम है उनसे हटा दिया गया है। तो अब मेन मुद्दा हमारे लिए इनकी न्यूज़ नहीं है, हमारे लिए ये मुद्दा है कि अभी जांच तो चल रही है, पर अगर हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो उनकी प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो इसे समझते हैं हम कैसे हटाए जा सकते हैं। तो सोचो, एक कोई हाई कोर्ट का जज है, हम नॉर्मल लेते हैं, एक हाई कोर्ट के जज को अगर हटाना हो तो उसके ऊपर 2 तरीके के केस लग सकते हैं। एक तो होता है भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है, जैसे कदाचार, भ्रष्टाचार या कदाचार का मामला। इनके आधार पर उसे हटाया जा सकता है। क्या उन्हें तुरंत हटाया जा सकता है सीधा अगर केस लगा तो तुरंत उन्हें नहीं हटाया जा सकता। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो प्रक्रिया कैसी होती है, प्रक्रिया इनकी काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो हम इसे समझते हैं कैसा है। तो सबसे पहले एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल है 217, आर्टिकल के एक जो होता है उसका बी। तो 217 के 1 का बी जो क्लॉज और सब क्लॉज होगा। अब इसमें ही एक बात कही गई है कि हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान क्या होगा। तो अगर पूछा जाए हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान क्या है, तो 217 के तहत रहेगा। फिर एक आर्टिकल है 218। अब 218 आर्टिकल क्या कहता है, 218 ये कहता है कि जो 124 आर्टिकल है ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात रहेगी, वही सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल हैं वो लागू होंगे किस मामले में, हाई कोर्ट के मामले में। तो असल में 218 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो कानून है वो हाई कोर्ट में भी लागू होंगे, और 217 जो कहता है बन का भी, ये हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान करता है। तो ये 2 चीज़ें हमने पहले बेसिक जाना। अब उसके बाद देखते हैं हटाया कैसे जाएगा। तो पहले होता है आरोप लगेगा। तो पहले क्या लगेगा, आरोप लगा जाएगा। आरोप अगर है कि असभ्य आचरण का आरोप लगता है कि उनका अब आचरण कैसा था, असभ्य आचरण था, या वो अक्षम थे कार्य करने में, ये मान लो आरोप लगता है। जैसे इन पे लगेगा ये कि उन्होंने सही से काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है। अब होगा क्या, अब हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कैसे पास होगा, लोकसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा में लिखित रूप से हस्ताक्षर से क्या आएगा, एक प्रस्ताव आएगा। और ये प्रस्ताव कौन लेके आएगा, लोकसभा से होगा तो लोकसभा में सदस्य ज़्यादा है तो 100 सांसद लेके आएंगे, और अगर राज्यसभा से है तो कितने सांसद लेके आएंगे, 50 लेके आएंगे, क्योंकि अलग अलग संख्या है ये। फिर क्या होगा, फिर उसकी मतलब संसद क्या करेगी, जो जांच बैठाएगी, तो 3 जजों की एक समिति बनेगी। तो कितने जज, 3 जजों की एक समिति बैठाई जाएगी। क्या बैठेगी, समिति। अब ये समिति बनेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, किसके जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी जज होंगे। फिर क्या होगा, ये जांच करेगी, और अगर आरोप जांच के बाद क्या हो जाता है, आरोप सही पाए जाते हैं, पहला तो यही हो गया आरोप पाए जाते हैं कि नहीं, तो एक तो ये है आरोप सही नहीं पाए जाते हैं, सही है, दूसरे में नहीं सही है। तो अगर सही नहीं है तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर ये सही होता है तो क्या होगा फिर, तो अगर आरोप सही पाते हैं तो प्रस्ताव संसद में रखा जाएगा। अगर सही है तो प्रस्ताव किस में जाएगा, संसद में रखा जाएगा। और संसद फिर क्या करेगी, दोनों सदन जो होंगे संसद के वो 2/3 से, जिसे क्या कहते हैं हम, स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल में जो मेजॉरिटी होता है उससे इनको पारित किया जाएगा, प्रस्ताव पारित होगा। अब प्रस्ताव पारित होने के बाद क्या होगा, तो प्रस्ताव पारित होने के बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति अपने आदेश के बाद क्या करेगा, इन्हें हटा सकता है। तो हमने देखा काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। अगर मान लो अगर इन्हें हटाया जाता है तो इस प्रकार से हटेगा। तो हम रिवाइज करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने के लिए ये इस बार, कि सबसे पहले एक हाई कोर्ट के जज को भ्रष्टाचार, कदाचार इनके आधार पर हटाया जा सकता है। तुरंत हटाया जाएगा नहीं, कैसे हटाया जाएगा, तो आर्टिकल 217 का 1 का बी जो क्लॉज और सब क्लॉज है उसमें प्रावधान किया गया है। और 218 आर्टिकल ये कहता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज 124 के 4 के तहत हटता है, कौन से के तहत, 124 का जो सब क्लॉज 4 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। तो अगर पूछ ले सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया कौन से में है,
तो 104 के 4 में जो है इसे हटाने की है। वही प्रक्रिया लागू होगी 118 के तहत लिखा गया है हाई कोर्ट के मामले में। तो ये तो मैं पता चल गया, मतलब 2 आर्टिकल में कंफ्यूज हो सकता है। 217 तो ये कहता है कि हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा, पर कैसे हटाया जाएगा ये तो बात 124 में लिखी है, और वही बात लागू होगी हाई कोर्ट में, ये बताया 218 ने। तो ये हमने अंतर देगा। फिर अगर हम प्रक्रिया देखें तो वो प्रक्रिया किस में दी गई होगी, तो 217 में बताई गई है। 217 का 1 का बी है, इसमें ये कहा गया है कि हटेगा कैसे, कि प्रस्ताव आएगा, फिर उसमें लोकसभा राज्यसभा में ये सारी चीज़ें आएंगी, एक समिति बनेगी 3 सदस्यों की, सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे, और आरोप सही पाया जाता है तो 2/3 से पारित करके इन्हें हटा दिया जाएगा। तो ये हमने पहले न्यूज़ देगी। अगला न्यूज़ जो हमारी है वो है अल्टर मैग्नेटिज्म को लेकर। तो अल्टर मैग्नेटिज्म क्या है, अब हम मैग्नेट तो जानते हैं, मैग्नेट मतलब जो हम बचपन से देखते हैं चुम्बक। तो जो चुम्बक होती है वो चुम्बक क्यों कहलाती है, क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण होते हैं। पर सोचो हम एक ऐसे पदार्थ की बात करें जो चुम्बक जैसे गुण तो रखे पर असल में चुम्बक ना हो, मतलब अगर उस पदार्थ को अगर हम देखें तो चुम्बक ना लगे वो हमें, ना वो आकर्षित होगा किसी तरीके से। तो पहले हम इसके बेसिक में जाते हैं, तब समझते हैं कि इसकी खोज क्यों हुई है। तो एक नए चुम्बक की खोज हुई है तत्व की, उसका नाम है अल्टर मैग्नेटिज्म। पर इससे पहले हमें पुराने वाले चुम्बक को समझना होगा। तो 2 शब्द हमें समझने, एक है फेरोमैग्नेटिस जो फेरोमैग्नेट्स हैं, और एक है एंटी फेरोमैग्नेट्स। अब नाम पहले आता है फेरोमैग्नेट्स। तो जो हम एक नॉर्मल चुम्बक देखते हैं जो एक दिशा में होते हैं, मतलब एक चुम्बक होता है तो चुम्बक में एक दिशा में चुम्बक के गुण होते हैं सारी चीज़ें। जैसे आयरन लेके आओ, आयरन या कोबाल्ट के साथ जो चुम्बक एक दिशा में, जैसे सेम सी चुम्बक चिपकती है ना, तो सेम वाला रह जाएगा। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो फेरोमैग्नेटिज्म होता है, मतलब एक जैसे चुम्बक के एक दिशा में होगा। फिर होता है एंटी फेरो वाला है फेरोमैग्नेट, इसमें क्या होगा, 2 दिशाएं अलग अलग संतुलन करते हैं, और इसे आसानी से समझते हैं। जैसे एक रोड है, एक रोड पे वाहन जा रहे हैं सीधे तरीके से, ये क्या होगा, फेरोमैग्नेटिज्म, एक रोड पे वाहन जा रहे हैं। अब सोचो एक 2 अलग अलग रोड हैं और एक रोड पे वाहन दूसरी साइड जा रहे हैं, दूसरी रोड पे दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये 2 गुण होते हैं अलग अलग से। पर जब हम बात करते हैं अल्टर मैग्नेटिज्म में, तो ये दोनों गुण इसमें एक साथ पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों गुण एक साथ पाए जाएंगे, यही इसका अलग से होता है। तो इसे थोड़ा और समझते हैं कि ये है क्या। तो ये खुद चुम्बक नहीं होता है, चुम्बक नहीं लगेगा, जैसे इसे जब देखोगे चुम्बक नहीं, पर जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जैसे एक मान लो एक कोई पदार्थ है, अब इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराते हैं, अब हर चीज़ में हम देखते हैं, लाइट में भी क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही जाते हैं। तो हमने मान लो एक लोहे के पदार्थ में हमने इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, अब होगा क्या, उस पदार्थ को हमें देखने से ये नहीं लगेगा ये चुम्बक है, पर जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो एक विशेष दिशा में वो मुड़ रहे होंगे। अब जब मुड़ेगा कोई चीज़ तो बिना चुम्बक के तो मुड़ ही नहीं सकता है चुम्बकीय गुण के, पर इसमें मुड़ रहे होंगे, जबकि पदार्थ चुम्बक का नहीं होगा ये। तो यही चीज़ है अल्टर मैग्नेटिज्म में, कि वो पदार्थ चुम्बक का नहीं है पर उसमें चुम्बकीय गुण होते हैं। तो यही चीज़ इसमें तो अलग सी रहेगी। तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है इसमें, इलेक्ट्रॉन को लेकर, कि इलेक्ट्रॉन्स की चाल इसमें बदल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की चाल होगी वो इसमें बदल जाएगी। अब इसका यूज़ कहाँ हो सकता है, तो सुपर फास्ट एनर्जी सेविंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चीज़ें होती हैं इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने समझा अल्टर मैग्नेटिज्म के बारे में। मेनली इसमें इतना याद रख सकते हैं कि इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, मेन है कि फेरोमैग्नेट और एंटी फेरोमैग्नेट्स दोनों के गुण पाए जाते हैं। और ये इसमें शून्य नेट चुम्बक होता है, फिर भी ये स्पिन विभाजित करता है। यही तो देखा कि इसमें चुम्बक नहीं है, ये चुम्बक की तरह आकर्षित नहीं होगा, पर इसमें जो स्पिन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग दिखेंगे विभाजित होते हुए, मतलब आधे इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, आधे इधर। क्यों, क्योंकि इसमें अंदर के गुण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब खींचते हैं अलग अलग। तो ये चीज़, इसका उपयोग केवल चिकित्सा में किया जा सकता है, तो केवल वाले ऑप्शन वैसे ही गलत होते हैं, और चिकित्सा में तो है नहीं, किसी एरिया में करो। अगला है एक मुजाहरा आंदोलन। कहाँ का है ये आंदोलन, तो ये आंदोलन पटियाला का है। पटियाला का है पंजाब वाले एरिया में। तो हुआ क्या था 1920 में, 1920 में किसानों ने जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया। किसके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, 1920 में पटियाला इलाके में।
अब हुआ क्या, किसानों पर लगाया जाता था उस टाइम, जितने भी किसान आंदोलन होते थे एक ही कारण था, वो था टैक्स। तो टैक्स बढ़ा दिया गया किसानों पर। पटियाला के किसानों को ज़्यादातर ज़मीनें किराए पर दी जाती थी। जो नॉर्मल किसान हुआ करते थे उन्हें ज़मीनें किराए पर दिया जाती थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा तो हुआ नहीं करता, हदबंदी या चकबंदी हुआ करती थी। तो सारी जो हुआ करती थी ज़मीनें वो ज़मींदारों के पास हुआ करती। अब जो किसान थे उन्हें पंजाब वाले एरिया में कहा जाता था मुजहारे। तो क्या कहा जाता था, मुजहारे। अगर पूछ ले क्या है तो मुजहारे वही किसान हुआ करते थे। अब जो मुजहारे थे या इसे ही विश्वेदार प्रथा कहा जाता था, जिसमें वो किराए पे भूमि दी जाती थी। अब ये लोग कह रहे थे कि हमें भूमि का अधिकार दे दो, हम इतने दिन से भूमि कर रहे हैं। पर जो जमींदार थे इन्हें कहा जाता था विश्वेदार। तो जमींदार कौन से थे, विश्वेदार। और विश्वेदार प्रथा थी, जैसे जमींदारी प्रथा हम हिंदी में कहते हैं, वैसे यहाँ पे विश्वेदारी प्रथा थी। तो इस पे क्या हुआ करता, अंग्रेज ने देना, मतलब जो जमींदार थे अंग्रेज वो देते नहीं थे, किसानों का शोषण हो रहा था। तो क्या हो गया, आंदोलन। तो सबसे पहले मैं क्या जानना है, मुजहारा आंदोलन कहाँ का था, ये पटियाला वाला एरिया। पटियाला वाला एरिया मतलब पंजाब वाला एरिया। क्यों हुआ था, 1920 में जमींदारी आंदोलन के खिलाफ हुआ था। तो मुजहारे हुआ करते थे किसान, और विश्वेदार हुआ करते थे जिनके पास विश्वा हुआ करता था जमींदार। बूटा सिंह, कृपाल सिंह, ये यहाँ के लोग हुआ करते थे। तो बूटा और कृपाल सिंह जो हुआ करते थे यहाँ के जो मेन नेता हुआ करते थे। तो ये वाली चीज़ हमने देखी, अंग्रेजों और इनके खिलाफ था। अब इसके संबंध में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगला है ओटावा संधि। अब ओटावा संधि क्या है, तो इसे समझते हैं। 1997 की डेट हुआ करती थी, कब, 97 में। 97 में दुनिया ने ये क्या कि जो बारूदी सुरंगें होंगी वो नहीं रहेंगी अब। मतलब बारूदी सुरंगों को क्या कह दिया गया, नो कह दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ, अब सोचो, एक गांव है, एक गांव में बच्चे खेल रहे हैं, अचानक एक वहीं पे कहीं टुकड़ा पड़ा है, और टुकड़ा कोई धातु का है, कुछ ऐसी चीज़ है। अब वो फट जाता है तो बच्चे या कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक है गांव का, वो घायल हो सकता है। तो पहले क्या हुआ करता था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर चलते थे, ये युद्ध की सिचुएशन चलती थी, तो कई जगहों पे गोला बारूद में मतलब नीचे सुरंग बिछा दी जाती थी, ताकि कोई विदेशी आए अगर उस एरिया में, तो वो मतलब क्या हो जाए, विस्फोट हो जाए, पैर रख जाता था विस्फोट। अब ये चूंकि हजारों की संख्या में बिछाए गए थे सुरंगें, तो अब क्या हुआ, जब लोगों को, आम नागरिकों को इससे दिक्कत हो सकती थी, तो क्या किया गया कि ये कह दिया गया ओटावा संधि में कि ये चीज़ों को अब ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे तबाह हो जाती है ज़िंदगी। तो ओटावा संधि 1997 में एक संधि हुई, जिसका मकसद था कि सुरंगों से, जो बारूदी सुरंगें होती हैं उनसे बचाना था। तो इसी वजह से कहा जाता है ओटावा संधि को माइन बैन ट्रिटी। सबसे पहले तो यही आ जाएगा। और ओटावा कहाँ है ये भी याद रखना, ओटावा कहाँ है, तो कनाडा, कनाडा ही राजधानी है, तो कनाडा है ओटावा, कनाडा है, मतलब कनाडा में। अब इसे क्या कहा जाता है, माइन बैन ट्रिटी कहा जाता है। हमने ये भी जान लिया ओटावा संधि को। ओटावा संधि में क्या है, जो बारूदी सुरंग है इसमें जो हम उत्पाद लगाते हैं, और ये सारी चीज़ों पर बंद कर दिया जाएगा, ये देखा। अब इसमें 122 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, बाद में 164 हो गए देश। तो क्या हो गए, 164 देश हो गए हैं। युद्ध में ज़मीन पे बिछाई जाने वाली जो सुरंगें हुआ करती थी उन सब पे रोक लगा दी गई। अब हुआ क्या है कि अभी ये चर्चा में चल रहा था, तो कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ जो प्रोडक्शन ट्रांसफ़र, वो एंटी पर्सनल माइन, ये हमने समझ ही लिया है। उद्देश्य क्या था, इन सबको प्रतिबंधित करना था। अब आज हम क्यों पर पढ़ रहे हैं 97 के बाद से, तो नाटो के कुछ देश हैं, उन्होंने रूस के सैन्य खतरे से देखते हुए कहा हम तो भाई ओटावा की संधि नहीं मानेंगे, मतलब हम अपने यहाँ माइंस लगाएंगे ज़मीन में। क्यों, क्योंकि अगर रसिया कभी घुसपैठ करता है तो वो माइन से थोड़ी मदद तो मिल ही जाएगी। तो इसी वजह से रशिया ने, मतलब रसिया की वजह से ये लिथुआनिया, पोलैंड, लाटविया और एस्टोनिया, मतलब तीनों तो बाल्टिक कंट्री हैं ये, उसके साथ ही पास में ही तो बाल्टिक कंट्री के पोलैंड है। तो इन चारों देशों ने क्या कह दिया कि हम तो भाई अब वो जो ओटावा संधि नहीं माने। भारत ने भी इस पे हस्ताक्षर वैसे नहीं किया है, क्यों नहीं किया हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास दो विरोधी देश हैं, एक चाइना है और एक कौन सा है, पाकिस्तान है। हमें किसी भी समय इन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इस वजह से हमने इस पर नहीं किया है। अब ये संधि के बारे में ये क्वेश्चन है, इसे समझ लेना है आपको। अगला है इसमें
अगले की बात करें, सहयोग पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल साइबर अपराध नियंत्रण के लिए बनाया गया है। तो जो सहयोग पोर्टल है वो किसके लिए? साइबर अपराध, जो वर्तमान में साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या था? सहयोग पोर्टल था ये। तो ये हमने देखा। उसके बाद है कि लक्ष्य क्या है? देश भर में इनकी पहचान करना और उन पे जो एक ऐसा तंत्र विकसित करना, जो तंत्र कैसा हो कि जो मतलब जो साइबर अपराध है उनको पूरी तरीके से रोक पाए। तो ये चीज़ हमने देखी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। कार्यक्षेत्र क्या है? जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट जिसे कहते हैं, सन 2000 के तहत सरकारी एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजने के लिए कि बनाया गया। तो मेन है कि सन 2000 में आया था IT एक्ट, उसके अंतर्गत ये है। तो ये देखा हमने इसके बारे में। तो कौन सा हमें याद रखना है? क्या सहयोग पोर्टल क्या है? तो ये हमने जान लिया। अगला इसके संबंध में ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद है, भारत का तंबाकू निर्यात में वृद्धि हुई है। अब तंबाकू के हमें ऐड वगैरह डेली आए दिन आते ही हैं। तो तंबाकू निर्यात में भी वृद्धि हो गई। केवल हम उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं, हम निर्यात भी कर रहे हैं। तो अगर हम उत्पादन निर्यात देखें तो पिछले 4 वर्षों में निर्यात कैसा हो चुका है? दुगना हो चुका है। सोचो, पिछले 4 वर्षों में निर्यात कैसा हो चुका है? दुगना। और निर्यात वाले एरिया देख लेते, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन्हीं में तो ज़्यादा होती है। आंध्र प्रदेश वालों को एरिया गुजरात, तो गुजरात का ज़्यादा है क्षेत्र, फिर आंध्र प्रदेश का हो गया। तो ये वाले एरिया मतलब ये टॉप पे हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसके बाद देखें उत्पादन में हम, तो दूसरे उत्पादक हैं सबसे बड़े में। तो सबसे पहला उत्पादक चाइना है, दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है। फिर निर्यात में भी हम दूसरे नंबर पे हैं, पर निर्यात में टॉप पे कौन सा है? ब्राज़ील है। तो इम्पोर्टेंट क्या? ब्राज़ील टॉप पे और इंडिया सेकंड नंबर पे। तो सेकंड ही हम दोनों पे, उत्पादन हो चाहे निर्यात हो। चाइना उत्पादन तो ज़्यादा करता है पर निर्यात ज़्यादा नहीं करता है। ब्राज़ील निर्यात ज़्यादा करता है पर उत्पादन ज़्यादा नहीं करता है। भारत दोनों में दूसरे नंबर पे है। गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जो हम पढ़ते हैं। वैसे आंध्र प्रदेश ज़्यादा पढ़ते थे अभी तक। अब क्या बता रहे हैं कि गुजरात वाला एरिया जो है वो टॉप पे है। 45% इसमें कृषि क्षेत्र है और 30% उत्पादन होता है। तो सोचो 45% कृषि क्षेत्र है, मतलब देश का 50% के आसपास तंबाकू कहाँ एरिया है? गुजरात वाले एरिया में है। तो ये समझा हमने। उसके बाद जो उत्पादन 30% होता है। इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह। अब अगर इसके बारे में हम देखें थोड़ा तापमान वगैरह, तो इसका तापमान कितना चाहिए होता है तंबाकू के लिए? अब थोड़ा अगर दिमाग लगाएं तो उत्पादन कहाँ हो रहा है? गुजरात में ज़्यादा, मतलब कर्क रेखा के आसपास। तो कर्क रेखा के आसपास टेम्परेचर, एक औसत टेम्परेचर रहता है, तो 22 से 27 के बीच होना चाहिए। वर्षा कैसी होनी चाहिए? वर्षा आधारित खेती के लिए न्यूनतम 500 मिलीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है। 1200 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 500 के आसपास होनी चाहिए। मृदा, अब हम गुजरात की बात करेंगे तो कैसी मृदा होती है? रेतीली तो है आसपास, गुजरात वाला एरिया हो राजस्थान का, तो रेतीली और बलुई मिट्टी चाहिए होती है। आंध्र प्रदेश के सिगरेट तंबाकू क्षेत्र में काली मिट्टी आधारित अपवाद है, मतलब आंध्र प्रदेश अपवाद है काली मिट्टी का। तो ये याद रखना है, आंध्र प्रदेश काली मिट्टी का अपवाद है। इसके बाद इससे संबंधित एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये देखा हमने। अगला है प्रूफ ऑफ ओरिजिन के बारे में। अब ये क्या हुआ प्रूफ ऑफ ओरिजिन? तो सोचो, कल्पना करो, एक ऑनलाइन फ़ोन किसी ने खरीदा, फ़ोन पे लिखा है मेड इन जापान, मान लो। तो मेड इन जापान लिख दिया, मान लो जापान के अच्छे होते हैं तो जापान। तो क्या फ़ोन वाकई में जापान में बना था? क्वेश्चन तो ये आता है कि जापान लिखा तो है मेड इन जापान, क्या वाकई में जापान में मतलब इससे मिला था? अब सवाल होता है ऐसा नहीं है तो हुआ क्या होगा? तो ऐसा भी तो हो सकता है हमने सारी चीज़ें जापान से या कहीं मतलब सारी चीज़ें चाइना से मंगा ली हो, मतलब एक एक चिप, एक एक कंडक्टर जो भी यूज़ हो रहा है, स्क्रीन से लेकर कवर से लेकर सारी चीज़ चाइना से मंगाई और उन्हें असेंबल कर दिया जापान में और लोगो लगा दिया जापान का। ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब ये असल में सामान के मतलब ये अब माना कहाँ जाना चाहिए? तो चाइना ही का तो माना जाएगा क्योंकि चाइना से ही सारी चीज़ आई हैं। तो ये होता है प्रूफ ऑफ ओरिजिन, मतलब कि एक सामान को दूसरे देश के आधार पर बेचा जाए। मतलब मान लो भारत ने रोक लगा दी जापान, मतलब
कह दिया चाइना से हम कुछ नहीं मंगाएंगे। अब चाइना ने अपना माल भेज दिया फिलीपींस मान लो या कहीं और, वहाँ से माल भारत में आने लगा। अब कहेंगे क्या ये चाइना वाले कि हमारा तो है ही नहीं, फिलीपींस का है। क्यों? क्योंकि इन्होंने असेंबल कर कहाँ करवा दिया, फिलीपींस में। तो ये फिलीपींस का हो जाएगा, किसी अन्य देश का हो जाएगा। तो यही चीज़ों की जानकारी के लिए कि असल में केवल सामान लगाया है, असली में बनाया है, मूल स्थान है। तो यही एक टर्म होती है प्रूफ ऑफ ऑरिजिन। तो इसमें सरकारी प्रमाण पत्र होता है कि वाकई उसी देश का सामान के आधार पर बना है। अगर सही है तो सारी चीज़ें, तो टैक्स में छूट दी जाती है, समझौते होते हैं। तो ये हमने समझ लिया। तो इसमें अभी क्या हुआ है, वित्त मंत्रालय ने 2025 के लिए दोबारा से कुछ रूल बनाए हैं। बदलाव क्या हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जगह अब हमने प्रूफ ऑफ ओरिजिन कह दिया। पहले ये होता था सर्टिफिकेट ले आओ, अब हमने कहा प्रूफ लेके आओ भाई। तो प्रूफ क्यों? क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी से हमें बचना होता है। तो ये सब मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगाए जाते हैं। तो हमें प्रूफ लेके आओ कि बनाए। तो प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट होता है। तो प्रूफ एक प्रमाण पत्र होता है, याद रखना। प्रूफ एक प्रमाण पत्र होता है जो साबित करता है कि सामान असली है, उसी देश का है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो व्यापार के समझौता, जो समझौते होते हैं उनमें वरीयता दी जाती है अगर सब चाहे सारी चीज़ें सही। अवैध आयात पर इससे रोक लगेगी, ऐसा हमने समझा पूरी चीज़ें कि चाइना या कहीं से आने वाली चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी। तो ये अभी चाइना क्या करता है, हमारे आसियान के साथ और अन्य देशों के साथ, कई के साथ फ्री ट्रेड है। तो चाइना अपना माल उधर भेजेगा, वहाँ से भारत में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ देखी। अब नियम सन 2020 में मौजूद हुए थे, 62 के चेंज हुए थे मतलब 2020 में। अब इसके संबंध में ये MCQ है। अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली है। कौन सी? रूरल नहीं है, अर्बन की बात, शहरी। और 2.0 की शुरुआत हुई है, मतलब आवास क्रांति में आई है। तो 3.352 मतलब 3.5 लाख घरों से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है 2 के तहत। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 2 के तहत 3.5 लाख घरों को मंजूरी दे दी गई। लाभार्थी कौन है? यह योजना शहरी गरीबों को सस्ते सुविधाजनक मकान दे दिए। यही तो होता है आवास योजना में, शहरी। स्वीकृति कैसे होती है? पहली अभी इसकी बैठक हुई है असल में। तो अगर पूछा जाए क्या अभी चर्चा में चल रहा था, तो पहली इसका सेंट्रल सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी की एक बैठक हुई है पहली, जिसमें वही अफोर्डेबल हाउस ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना। लक्ष्य क्या है? गरीब हो चाहे EWS वाला हो, उन सब लोगों को कम कीमत पे आवास देना है। कितना? कम से कम अगर दोगे तो देखो 30 वर्ग मीटर से तो कम नहीं होना चाहिए आकार उसका। बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए साथ। अब जहाँ आवास दे रहे हो, और सड़क हो, पानी की सुविधा, ये सारी चीज़ें, बिजली होनी चाहिए। अवधि क्या है? 5 वर्ष की अवधि है, 24 से 1 सितंबर 2024 से 5 वर्ष में ये 3.5 लाख घरों को जो मंजूरी दी है सब होना है। उसके बाद योजना कैसा है? स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब केंद्र प्रियोजित। और जब हमने बात करी है ये प्रियोजित हो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? प्रियोजित है, स्पॉन्सर करते हैं। जैसे IPL हम देखते हैं आजकल चल रहा है, तो IPL में जो टी-शर्ट पहने होता है कोई खिलाड़ी, तो उस टी-शर्ट पर लिखा होता है कई सारे स्पॉन्सर्ड के नाम। मतलब पूरा रुपये उस IPL टीम का तो नहीं होता है, कुछ कंपनियां देती हैं। तो वैसे ही होता है प्रियोजित में क्या होगा? मान लो 60-40 होगा, 75-25 होगा। तो प्रियोजित में कुछ रुपए केंद्र देती है, कुछ राज्य देती है। ये हमने देखा। मंत्रालय कौन सा? आवास है तो आवास मंत्रालय होगा। इसके तहत पात्रता क्या होती है? किसे लाभ मिलेगा? तो अभी देखा हमने EWS हो, निम्न आय वर्ग के लोग हों, मध्यम आय वर्ग के लोगों को परिवार में जिनके पास पक्का मकान नहीं है उन्हें मिलेगा। साथ ही सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जाती है वो विधवा, एकल महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर, SC ST, इन्हें ज़्यादा दी जाती है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी 2.67 लाख से अधिक जो मतलब मकान है वो केवल महिलाओं के नाम स्वीकृत है। मतलब 2.5 लाख के आसपास तो कह ही सकते हैं। अकेली महिला और विधवाएँ भी इसमें लाभार्थी हैं। अब SC के लिए, ST के लिए अलग अलग सबके लिए, तो इतना तो हम नहीं जानते। मतलब ट्रांसजेंडर के लिए भी 90 मकान है। अब प्रमुख घटक क्या है? तो इसमें बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन है। मतलब EWS के परिवारों को अपने ही भूखंड पर घर बनाने की सहायता देता है। मतलब अगर पहले से है तो बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? पहले से भूखंड है उस पर घर बना रहे, खुद का है ये। उसके बाद है 25 लाख तक के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यार 25 लाख तक का किसी के पास पहले से ज़मीन है पर वो घर नहीं बना पा रहा, तो 25 लाख तक के होम लोन अगर लेते हो तो उस पर ब्याज में सब्सिडी सरकार छूट देगी।
की, अधिकतम 35 लाख तक हो सकता है ये चीज़। उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, मतलब सार्वजनिक निजी में कम आय वाले जो लोग हैं उन्हें सस्ते फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे, रेंटल हाउस दिया जाएगा, तो नए घरों में का निर्माण, खाली पड़े मकानों पर किराए पे उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें ये कराया जाएगा। अब इसके संबंध में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। अगला देखें, भारत में कोयला उत्पादन 1 बिलियन टन पहुंच गया है। अब भारत चाइना के बाद दूसरा ऐसा देश हो गया है जिसका उत्पादन 1 बिलियन टन से ज़्यादा पहुंचा। क्यों? दोनों ही देशों में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो उत्पादन ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो 1 बिलियन टन के हम पहले देश बने हैं? बिल्कुल नहीं। हमसे हमारे साथ कौन बना है? तो चाइना, और पहले से ही 1 बिलियन टन वाला। तो भारत ने 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया। तो पूछा जा सकता है 55% अभी भी ऊर्जा का, मतलब काफ़ी तब भी कम हुआ है, 75 तक था पहले, कुछ साल पहले। 55% अब भी हम कोयले से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 45% तो हम कोयले से नहीं कर रहे, ये अच्छी बात है ना। तो ये है 74% बिजली का उत्पादन भी हम कोयले से ही कर रहे हैं। टोटल ऊर्जा का अगर पूछे 75%, और 74% हम बिजली जो बनाते हैं, मतलब बिजली जो बनाते हैं उसमें हम 74% कोयला ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ अब कैसे, मतलब भारत अभी जो अच्छा कर रहा है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि भारत ने कोयला का इतना ज़्यादा उत्पादन किया है। क्यों? तो प्रमुख सुधार हुए थे। तो 2015 में कोयला अधिनियम आया था। इससे निजी कंपनियों को वाणिज्य कोयला के खनन की अनुमति दी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? खनिज संशोधन अधिनियम 21 में आया था। इसके बाद है जो माइनिंग वगैरह की लीज पे देने की अनुमति की गई थी। हाल ही में कोयला लॉजिस्टिक्स नीति आई 2024 में। पीएम गति शक्ति जो मास्टर प्लान चलता है ना, पूरे भारत में बुनियादी ढांचा बनाना, ये है। इसमें कोकिंग कोयला, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक आदि योजनाएं चलाई गई थी। उसके बाद कोयला क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कितने % FDI है? तो 100% FDI की अनुमति दे दी गई थी, मतलब विदेशी लोग रुपए लगा सकते हैं। कोयला क्षेत्र में मौजूद चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे पहला, वैश्विक कोयला विरोध। विकसित देश कोयला उत्पादन और उपयोग चरणबद्ध रूप से क्या कर रहे हैं? समाप्त करने पे जोर दे रहे हैं। मतलब दुनिया के देश ये कह रहे हैं अब कोयला उत्पादन करो ही मत। अब भारत के समक्ष समस्या है कि अगर हम नहीं करेंगे तो विकसित कैसे होंगे? तो ये आयात निर्भरता, भारत का 24 से लेकर 200, मतलब 2024 से लेकर मतलब पिछले 1-2 वर्षों में 260 मिलियन टन कोयला हम आयात किया, मतलब 23-24 के दौरान ही, और पहले और भी हुआ करता था। जिससे 77% कोकिंग कोयला था। जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं हम ना, वो कोकिंग कोयला ही यूज़ करते हैं। स्पेशली विशाखापट्टनम साइड हम मंगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोकिंग कोयला, ये हमारे यहाँ होता नहीं है। उसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। कोयला होगा तो ग्रीन हाउस गैस वगैरह तो होगा ही होगा। तो उत्पादन, भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कोयले का। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा। तो खपत भी है हमारे यहाँ और उत्पादन भी दूसरे पे, पर भंडारण है तो 5वां है। 5वां भंडारण, और उत्पादन और खपत दोनों दूसरा पे है। उसके बाद है एक आर्टिकल, संसद में 75%, मतलब संसद में भी हुआ क्या था, एक वो चल रही थी मतलब बातचीत, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें फिर बाद में निष्कर्ष निकला, मतलब उन्होंने दिया मंत्री ने, कि 75% जो सरकार ने आश्वासन दिए थे वो पूरे ही नहीं किए हैं। तो 75% काफ़ी ज़्यादा है, मतलब चुनाव से पहले जो 75% बातें की गई थी वो पूरी नहीं हुई हैं। तो ऐसा है, तो सरकारी आश्वासन दिए जाते हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ? ये बेवचन और आश्वासन होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा के मंत्री देते हैं। तो अगर पूछा है सरकारी आश्वासन क्या है, चुनावी नहीं है, सरकारी है। तो ऐसे आश्वासन जो सरकार के मंत्री कभी कभी लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा में कह देते हैं ना, ऐसा करेंगे ऐसा, तो वो सरकारी आश्वासन होते हैं जो सदन के अंदर लिए जा रहे हैं। आवश्यकता क्या होती है? तत्काल तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती, पर जानकारी इसमें मिलती रहती है। तो ये है। इसके बाद आश्वासन पूरा करने की समय सीमा 3 महीने में पूरा किया जाना चाहिए। तो आश्वासन की कोई समय सीमा होती है? बिल्कुल। अगर कही है कोई बात को 3 महीने में पूरी करो, तो ये है। लोकसभा राज्यसभा में इस पर विस्तार भी हो सकता है, मतलब आगे के लिए टाइम मांग सकते हैं। यदि कारावास पूरा संभव नहीं है तो इसे ड्रॉप या हटाया भी जा सकता है। तो मंत्री की अनुमति से अगर पूरा नहीं कर पा रहे, संभव ही नहीं है, सही नहीं है, तो हटाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है जबरन पूरा ही करना है। उसके बाद है संदर्भ, अभी क्या था, तो अभी इसी पे एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें ये बताया गया था, मतलब उसके बाद है 1961 के तहत भारत सरकार का जो कार्य आवंटन नियम है 1961 के तहत संसदीय कार्य मंत्रालय निम्न कार्य कर सकता है। क्या करता है? संसदीय बहसों से आश्वासनों को संकलित करना है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आश्वासन पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो जो काम जो आवंटित किए जाते हैं उनमें आश्वासन होता है, तो संसदीय बहसों से आश्वासन को संकलित करना है। मतलब
जब बहस हो रही होती है तो कभी नेता हवाबाजी के लिए बोल देते हैं ना, तो बहस के दौरान नेता ने तो कह दिया कि हम ऐसा करेंगे, हम 1 साल में रोडें बनवा देंगे, ये सारी चीज़ें। तो उन्हें सबको आश्वासन को संकलित किया जाता है, एक एक बात को लिखा जाता है, फिर उसकी निगरानी करना और उसमें रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगला है ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम भी है विशेषता। इसमें क्या है, डिजिटल ट्रैकिंग हो, तो जितने आश्वासन दिए गए हैं नेताओं ने को उसमें सदन में, उनकी सबकी क्या होनी चाहिए, डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए कि भाई कह तो दिया, हो रहा है कि नहीं। स्वचालित सूचनाएं, रियल टाइम अपडेट हो, पारदर्शी हो, ये सारा बनाना है। उसके बाद आश्वासनों की श्रेणियाँ क्या है, लंबित हैं जो अभी पूरे नहीं हुए, पूरे किए गए भी हैं और हटाए गए कुछ ऐसे भी होते हैं संभव ही नहीं है पूरा करना। अब इसके संबंध में ये क्वेश्चन है। अगला न्यूज़ है हमारा एरी सिल्क को लेकर। तो हम जानते हैं सिल्क कई प्रकार की होती है, उनमें से ही एरी सिल्क होती है। ये फेमस सबसे क्यों होती है, क्योंकि ये इसे अहिंसा रेशम भी कहते हैं। अब अहिंसा क्यों, क्योंकि इससे जो मतलब रेशम का कीड़ा होता है उसे मारा नहीं जाता, अहिंसा है इस वजह से तो एरी रेशम को कहा जाता है। अभी आज क्यों पढ़ रहे हैं, तो जर्मनी के ओइको टैक्स करके प्रमाणन प्राप्त किया है। तो ये टैक्स नहीं है वो वाला टैक्स, ये क्या है, प्रमाण पत्र है जो प्राप्त किया है एरी सिल्क ने। तो अब समझते हैं एरी सिल्क को अभी हमने देखा पीस सिल्क कहते हैं। तो पीसीएस का क्वेश्चन भी आया चुका है कि अहिंसा रेशम किसे कहते हैं, तो पीस रेशम कहते हैं एरी को। तो एरी को क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो कीट मतलब होते हैं, रेशम कीट से जो प्राप्त किया जाता है वो पत्तों पर पलता है। फिर जो फिलोसेमिया रेचिनी करके जो प्रजाति होती है, ये दुनिया का एकमात्र वीगन सिल्क है। मतलब क्या होता है, रेशम कीट को मारा नहीं जाता, एक ही है ये। कीट प्राकृतिक रूप से कोकून छोड़ देते हैं और जब वो छोड़ के चले जाएंगे तभी ये बनता है। उत्पादन क्षेत्र का प्रमाण पत्र, भारत के उत्तर पूर्वी मतलब भारत में कहाँ होता है ये, तो उत्पादन वगैरह तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाला असम वाला एरिया, मेघालय सारे एरिया में उधर होता ही है। असम में से जीआई टैग मिला हुआ है, असम में पहले से जीआई टैग है। इसके बाद ओइको टैक्स प्रमाण पत्र का महत्व क्या हो जाएगा, तो इससे कपड़ा, सामग्री आदि के हानिकारक पदार्थों की ये जांच भी करता है। ओइको टैक्स प्रमाणन है, ये हर एक चीज़ की जांच करता है, प्रमाणित करता है कि उत्पाद अच्छा है पूरी तरीके से। तो इसने ये कह दिया बहुत अच्छा है एरी वाला। तो पूर्व हथकरघा नियम जो उत्तर पूर्व हस्तशिल्प और विकास निगम के तहत कार्य करता है को एरी सिल्क के लिए जर्मन ओक्स प्राप्त हुआ है प्रमाणन। मतलब पूर्वी हथकरघा एक निगम है जो एरी के रेशम के लिए काम करता है। कौन सा, पूर्वी हथकरघा निगम है, निगम मतलब कई सारे हो जाएंगे, तो उसी को ये प्रमाण पत्र मिला। अगला है न्यूज़ सी ड्रैगन को लेकर। तो सी ड्रैगन एक अपना क्या है, सैन्य अभ्यास है। तो सी ड्रैगन, सी दिख रहा है तो मतलब समुद्र में होगा। तो वार्षिक पनडुब्बी रोधी ये क्या है, कैसा है, वार्षिक पनडुब्बी रोधी एक अभ्यास है जिसमें भारत ने किया है। आयोजन स्थल क्या है, अमेरिका के सेवन फ्लीट स्टेट नेवी के द्वारा हुआ है। तो कहाँ स्थान कहाँ है, तो गुआम दक्षिण पश्चिम प्रशांत है, एंडरसन एयरफोर्स बेस मतलब अमेरिका में यहाँ पे। भागीदार कौन से है, तो अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और मतलब ये तो है ही है, जापान, भारत और ये। उद्देश्य क्या है, इंडो पैसिफिक के बीच शांति बनाए रखना, पनडुब्बी की पहचान, ट्रैकिंग करना, मुक्त, स्वतंत्र, मुक्त और सुरक्षित इंडो पैसिफिक, ये सारी चीज़ें बढ़ावा देना है मेनली। तो ये हमने देख लिया। अब इसके संबंध में ये एमसीक्यू है। तो ये आज हमने क्या देखा, 24 मार्च का सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर।